आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम संगीत जगत के सबसे बड़े आइकॉन माइकल जैक्सन की विरासत को करीब से देखने वाले हैं। हम पॉप कल्चर, कुछ एकेडमिक रिसर्च और उनके मानवतावादी कामों से जुड़ी जानकारियों के आधार पर इस विषय को खंगालेंगे। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ उनके गानों के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरे इंसान के अनुभव के बारे में है जो बेहद जटिल था। 47 मिलियन, जी हाँ, 4.5 करोड़ लोग। जरा सोचिए, मई 1983 में जब मोटाउन 25 का ब्रॉडकास्ट हुआ तो इतने सारे लोग उसे टीवी पर देख रहे थे। ये कोई आम टीवी शो नहीं था। स्रोतों की माने तो ये एक ऐसा सांस्कृतिक भूकंप था जिसने रातों रात एक नए ग्लोबल आइकॉन को जन्म दे दिया। ये एक अकेला नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि उनका प्रभाव कितना विशाल और कितना अकल्पनीय था। लेकिन इतने बड़े प्रभाव के पीछे का सच क्या था? एक ऐसी मानसिकता जो शायद कभी संतुष्ट नहीं होती थी। 1988 की उनकी आत्मकथा की बस एक लाइन सुनिए। मैंने अपने टो स्टैंड को काफी देर तक नहीं रोके रखा। मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने सच में पूरी दुनिया को पागल कर दिया। उसके बाद भी एक कलाकार का ये सोचना, ये उनके अंदर के उस जबरदस्त परफेक्शनिज्म को दिखाता है। दुनिया के लिए तो वो एक देवता बन चुके थे, लेकिन खुद की नजर में वो बस और बेहतर और परफेक्ट होना चाहते थे। तो चीजों को थोड़ा आसान और स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए हम इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सांस्कृतिक भूकंप। दूसरा, सामाजिक प्रेरण। तीसरा, खंडित व्यक्तित्व। चौथा, पीटर पैन की तलाश। पांचवां, छिपे हुए मानवतावादी। और आखिर में जटिलता की विरासत। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सांस्कृतिक भूकंप, माउटाउन 25 मार्च 1983, पासाडेना सिविक ऑडिटोरियम का वो दिन। ये पॉप इतिहास की वो लकीर है जिसके पहले की दुनिया अलग थी और बाद की बिल्कुल अलग। ये 1975 के बाद जैक्सन 5 का पहला रियूनियन था, लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब माइकल अकेले स्टेज पर आए। वो आइकॉनिक ब्लैक फेडोरा हैट और एक हाथ में वो चमकता हुआ राइनस्टोन ग्लव पहने हुए। और फिर बिली जीन गाने के बीच उन्होंने किया संगीत के इतिहास का पहला लाइव मूनवॉक। सच में ऐसा लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम टूट गए हों। बस वहीं से संगीत के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। अब आते हैं भाग 2 पर, सामाजिक प्रेरण, प्रदर्शन की शक्ति। अब इस जादुई प्रदर्शन के पीछे का मनोविज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज इसे सोशल इंडक्शन या सामाजिक प्रेरण कहता है। ये वो स्थिति है जहां भीड़ में मौजूद लोग अनजाने में ही किसी दूसरे व्यक्ति के भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह अपना लेते हैं और एक साझी भावना पैदा हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, 1992 के बुडापेस्ट कंसर्ट में वो बिना कोई म्यूजिक प्ले किए पूरे 3 मिनट तक स्टेज पर बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर खड़े रहे। और उस खामोशी ने हजारों की भीड़ में एक ऐसी लहर दौड़ा दी जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये दिखाता है कि दर्शकों की भावनाओं पर उनकी पकड़ कितनी जादुई थी। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 की तरफ, खंडित व्यक्तित्व, एक नैदानिक दृष्टिकोण। उस चकाचौंध भरी रोशनी से थोड़ा पीछे हटकर अब मनोविज्ञान के एक प्रमुख मैनुअल DSM-4 के नजरिए से चीजों को देखते हैं। यहाँ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी NPD का जिक्र आता है। इसमें इंसान के अंदर भव्यता, हर वक्त तारीफ पाने की चाहत और एक बेहद नाजुक आत्मसम्मान का पैटर्न बन जाता है। एकेडमिक जर्नल इशारा करते हैं कि माइकल जैक्सन के व्यवहार में इसके लक्षण दिखते थे और साथ ही बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और एनोरेक्सिया नर्वोजा जैसी समस्याएं भी शामिल थीं। ध्यान रहे, यहाँ हमारा मकसद किसी को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना भयंकर दबाव किसी की मानसिक स्थिति को कैसे तोड़कर रख सकता है। डॉक्टर स्वराकिच की थ्योरी इस उलझन को बहुत अच्छे से समझाती है। इसे 2 स्तरों पर देखिए। बाहर से एक बेहद शानदार परफेक्शनिस्ट और भव्य किंग ऑफ पॉप, लेकिन अंदर से एक डरा हुआ अकेला बच्चा जिससे बचपन में वो प्यार और सपोर्ट मिला ही नहीं जिसका वो हकदार था। ये दोनों रूप एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। और सच कहें तो वो बाहरी चमक तमक वाला रूप कहीं ना कहीं उस अंदरूनी डर को छुपाने की एक मजबूत ढाल बन गया था। अगर हम इस मनोवैज्ञानिक सफर को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो 1983 में वो बिल्कुल शिखर पर थे, लेकिन फिर 1993 में वो बहुत ही मशहूर ओपरा इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू ने उनके बचपन के कथित शोषण की कहानी दुनिया के सामने रख दी और वो अंदर का आहत बच्चा सबके सामने आ गया। उसके बाद 2001 में जब उनके इनविंसिबल एल्बम को कुछ खास रिव्यू नहीं मिले तो स्रोतों के मुताबिक उनका जो रिएक्शन था वो साफ दिखाता था कि आलोचनाओं को लेकर उनका आत्मसम्मान कितना ज्यादा नाजुक हो चुका था।
और यहीं से जुड़ता है हमारा भाग 4, पीटर पैन की तलाश, यौवन की खोज। अकादमिक स्रोत बताते हैं कि उनकी ये जो मानसिक परेशानियां थी वो असल में उनके पिता द्वारा दिए गए गहरे सदमे या ट्रॉमा को दबाने की एक कोशिश थी। 2003 के एक इंटरव्यू की उनकी ये लाइन याद है, मैं पीटर पैन हूं। सच मानिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। उनका वो विशाल नेवरलैंड रेंच बनाना, वो अपनी अडल्ट लाइफ में एक ऐसा सुरक्षित जादुई बचपन बसाने की कोशिश कर रहे थे जो असल में उनसे बहुत पहले ही छीन लिया गया था। वो बस उस खोए हुए बचपन को वापस पाना चाहते थे। अब कहानी के एक अलग पहलू पर आते हैं। भाग 5, छिपे हुए मानवतावादी, प्यार और भलाई के लिए एक जीवन। यूं तो उनकी कला और उनकी दिमागी उलझनें हमेशा अखबारों की हेडलाइन बनी रहीं, लेकिन इस कहानी का एक तीसरा स्तंभ भी है। उनके फैंस द्वारा इकट्ठा की गई ये किताबें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती हैं। ये स्रोत हमें उन ढेरों गुपचुप दान पुण्य और भलाई के कामों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने किए तो सही, लेकिन उन्हें कभी हेडलाइन नहीं बनने दिए। उनका एक बहुत ही सीधा सा विचार उनके इस मकसद को बेहतरीन तरीके से बयां करता है। उन्होंने कहा था, दूसरों की मदद करना, खासकर बच्चों की। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, दुनिया को हील करने का, उसे बेहतर बनाने का उनका सबसे बड़ा मिशन यही था। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि उनका वो परफॉर्मर वाला रूप उनके इस दरियादिल इंसान वाले रूप से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। अगर इसके सबूत की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 39। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मिलेनियम एडिशन ने उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया था। उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा चैरिटेबल संस्थाओं का सपोर्ट करने वाला पॉप स्टार माना गया। पूरे 39 अलग अलग चैरिटीज को मदद करना उस समय के हिसाब से ये अपने आप में एक बिल्कुल अविश्वसनीय रिकॉर्ड था। और जब हम उनके दान किए गए पैसों की बात करते हैं ना, तो आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। लगभग $300 मिलियन। 1992 में उन्होंने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की थी और अपने जीवन काल में इतनी बड़ी रकम लोगों की भलाई के लिए दे दी। सोचिए, अपनी बेतहाशा सफलता का इससे ज्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल और क्या हो सकता था। उनके इन भलाई के कामों को ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा नहीं, उन्हें बड़े से बड़े लेवल पर मान्यता मिली। NAACP से लेकर UNCF, बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका और यहां तक कि अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों रीगन और बुश तक ने उनके काम की तारीफ की। ये साफ दिखाता है कि एक इंसान के तौर पर उनका जो प्रभाव था उसे दुनिया के सर्वोच्च स्तर पर स्वीकार किया गया था। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 6, जटिलता के विरासत, पहलुओं का सामंजस्य। अगर हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो जो तस्वीर उभरती है वो बहुत बहुत जटिल है। एक तरफ सदी का सबसे बेहतरीन, सबसे जादुई परफॉर्मर, दूसरी तरफ बचपन के गहरे सदमे से जूझता हुआ एक ऐसा मरीज जिसे शायद कभी वो सही मदद मिल ही नहीं पाई जिसकी उसे जरूरत थी, और तीसरी तरफ इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में से एक। सच तो यह है कि इन तीनों चेहरों को साथ समझे बिना माइकल जैक्सन की कहानी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बचपन के दबाए हुए दर्द और ग्लोबल स्टारडम की उस भयानक मांग ने एक साथ मिलकर ऐसी बहुआयामी विरासत कैसे तैयार की होगी। ये कहानी सिर्फ एक कलाकार के टैलेंट की नहीं है, बल्कि उस अकल्पनीय प्रसिद्धि की चुकाई गई एक बहुत भारी कीमत की भी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे दर्द, बेइंतहा कला और निस्वार्थ दान एक ही इंसान के अंदर इस तरह उलझे हुए हो सकते हैं। इस विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।